हौसला बुलंद हो, गगन छूने वाली हो, आंधियाँ चले या बिजोरिया गुले, हनुमान की छलांग लेके वीर बन के बढ़ना। तो हमने अलग अलग स्टेट को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आइडिया दिए। एक प्रेजेंटेशन एक ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में हमने किया। अगर आप समझते हैं कि ये छोटा सा बिंदु है और उसमें लकीर खींचने की आवश्यकता है तो इतिहास गढ़ने की ज़रूरत है। कहते हैं कोई पदचिन्ह बनाता है और कोई पदचिन्हों पर चलता नहीं है। लोग कोर्ट में चले जाते हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, पैसा भी लगा लेते हैं, चलते चलते उनकी चप्पल भी घिस जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और आयोग एक ऐसा जुडिशियरी पावर है कि विदाउट पैसे का सब कुछ न्याय मिल जाता है। हम कहते हैं अलग भाषा अलग वेश, फिर भी मेरा एक देश। इस सार को सार्थक करते हुए हम कहते हैं कि जब हमारी ताकत एक होती है तो कहीं ना कहीं सशक्त देश बनने के लिए और कोई भी डिमांड करो और वो पूरा ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो आज जिस तरह से देश और समाज बदल रहे हैं, सबने अपने बारे में बताया। मैं तो कई मंच में गई लेकिन कभी किसी को बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। लेकिन आज मैं ज़रूर बताऊँगी इस मंच के सामने में कि जिस जगह से मैं हूँ, झारखंड के बारे में सबको मालूम है, पूरा नक्सली बेल्ट है। और जब मैं जिस गांव से मैं हूँ उस गांव का नाम है चुहरू, और वो भी जंगल के बीच में नक्सली बेल्ट है। तो नक्सली बेल्ट से निकल करके आना और उस गांव का नेतृत्व करते हुए, मैंने पढ़ाई करते हुए, हमने पढ़ाई में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और डॉक्टरेट तक उपाधि प्राप्त किए। और मैंने रेगुलर स्टूडेंट तो नहीं रहे, पीजी करने के बाद में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन में काम किया। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री का जिम्मेदारी रहा। ऐसे करते हुए अपने स्टेट में भी अपने पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी में मैं रही। बाद में मुझे मेयर बनने का एक मौका मिला। जैसे दिल्ली में 1 साल का होता है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश और यूपी में है। पता नहीं राजस्थान में भी मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है या नहीं, ये मालूम नहीं है। लेकिन एक बात है कि डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का जितना एमपी का इलेक्शन होता है, यानी मुझे जब मैं रांची आए और रांची में मेयर का इलेक्शन था तो 16 लाख लोगों ने मुझे वोट डाला। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन लड़ने का एक अनुभव झारखंड में मुझे मिला। फर्स्ट टाइम जब मैं मेयर बनी थी तब भी मेरे मन में था मेयर बनना माने कचरा साफ करने वाला, नेगेटिव एक ध्यान में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन हुए नहीं थे। 27 सालों के बाद इलेक्शन आए थे 2008 में पहली बार। तो 2008 में, लेकिन मैं तो देश का अलग अलग क्षेत्र में घूमी छात्र संगठन में रहने के नाते, तो मुझे अनुभव था कि मेयर का काम बहुत है। लेकिन झारखंड में जो मेरे से पहले की मेयर थी उनका अनुभव लोगों के पास में एक अलग नेगेटिव था कि मेयर को कोई जानता नहीं था। लेकिन जब मैं मेयर बन करके आई तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी। किस मेयर का काम क्या है, उनके लिए नगर निगम के इलाका में क्या क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्या है, किसी को नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे करके उनको हमने परिवर्तन करने का काम किया, एक एक चीज़ को अध्ययन किए। कहते हैं किसी चीज़ को जानना हो, अगर समुद्र को ही अगर समझना हो तो मैं अपनी पाँव डुबाऊं तो समुद्र पता नहीं चलता, लेकिन समुद्र को जानने के लिए गोता लगाना पड़ता है। उसी तरह से हमने भी अध्ययन करना शुरू किया। अलग अलग देश के अलग अलग नगर निकाय को हमने देखा, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू तक, और इधर कच्छ को देखे और बंगाल की खाड़ी तक। तो सबने अलग अलग अपना एक नियम और कानून बनाया था और उस कानून को हमने पूरा करने का प्रयास किया। जब मैं अपने स्टेट में पहली बार अपनी राजधानी की मेयर बनी तो हमारा बजट अगर हम बताएंगे तो कम से कम, माने हमारा जो बजट बहुत कम थे, 7 लाख से एबव, जिनको हमने बढ़ा करके आज 2800 करोड़ का बजट हमने किया। उसी तरह से रेवेन्यू कलेक्शन की बात करेंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन 4 से 5 करोड़ तक आते थे और एक राजधानी को चलाना बहुत कठिन था। मैं रेगुलर मेयर बनी 2014 से लेकर के 18 तक। 18 में पुनः निर्वाचन होके मैं आई तो 2 बार मौका मिला काम करने का। तब हमने पूरा सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम किया और पूरे शहर को कैसे ठीक करना, चाहे वो सीवरेज ड्रेनेज हो, वाटर लॉगिंग की बात हो या लाइटिंग की बात हो, शहर को स्मार्ट सिटी में कैसे जोड़ना हो, यानी रीडेवलपर और रिकंस्ट्रक्शन कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमने काम किया।
एजुकेशन जितना यूनिवर्सिटी है उनके साथ हम कैसे एमओयू करेंगे और उस स्टूडेंट के साथ में हमारा काम हो। मेरे पास में मैन पावर कम थे तो हमने इस कॉलेज के विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया और रेवेन्यू कलेक्शन में जो हमने किया 2014 से लेकर के 2022 तक, तो हमने 100 करोड़ पार कर गए। तो ये एक मौका मिला काम करने के लिए। और आज हमारा रांची में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन को एडॉप्ट किया राजस्थान ने, बिहार ने, उत्तराखंड ने, अभी हिमाचल प्रदेश ने, ऐसे अलग अलग स्टेट ने, बिहार ने तो सिर्फ एक नहीं 7 नगर निगम ने अडॉप्ट किया। तो हमने अलग अलग स्टेट को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आइडिया दिए। एक प्रेजेंटेशन एक ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में हमने किया तो सबने वहाँ से लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आया कि एक लड़की गांव से चल के आती है और शहर को संवारने में काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदारी दे करके बंगाल जैसे राज्य का प्रभारी बना करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक जिम्मेदारी सौंपे थे, उनको हमने परिपूर्ण किए। बाद में जब आयोग की बात आई, जब राष्ट्रीय मंत्री का जिम्मेदारी था, राष्ट्रीय मंत्री का जिम्मेदारी हमने निभाया और कई कामों को, जैसे मोदी जी की मन की बात है, उस मन की बात को साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, विशेषकर मुझे नॉर्थ ईस्ट का जगह दिए थे। अंडमान निकोबार हो गए, असम हो गए, सिक्किम हो गए, नागालैंड हो गए, ऐसे इलाकों को लेकर के आपका साउथ में भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसा देखते हुए हमने हर जगह पर टॉप तक पहुंचाए कि गांव तक मोदी जी का मन की बात कैसे सुना जाए। इसके लिए ट्रेनिंग के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो एक प्रभाव गांव के, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, आयोग को नहीं जानते हैं तो आयोग को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना, जो सपना बाबा साहेब जी ने देखे थे कि कोई भी ऐसे व्यक्ति ना हो और संविधान गढ़ते समय गांव का एक एक जो व्यवस्था थे उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संविधान में जोड़ने का प्रयास किए। उसी संविधान के तहत आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं देश और समाज को जोड़ने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जोड़ने के लिए, खासकर अगर अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो आज भी लोग स्वाभिमानी है, आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हम उनको पुश करके आगे ले सकते हैं। ये प्लान करने की आवश्यकता है। जब मैं आयोग में आई तो मुझे भी लगता था कि कहाँ आयोग में आ गए। मैं जितने भी मेंबर को देखी थी और चेयरमैन को देखी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उनका उम्र को देखी थी और चकमा जी का उम्र को देखी थी। तो मुझे लगा कि बुजुर्गों का जगह में मुझे क्यों भेजा जा रहा है। मेरे मन में यही आया, मैं बिना मन का आ तो गई। पर आपने हुसैन साहब को नहीं देखा तब तक? नहीं, हुसैन साहब से मेरा मिलना ही नहीं हुआ था। अभी तो घोषणा हुए हैं, उस समय की बात है। 9 मार्च को हम लोग का घोषणा हो गया। उस समय मैं बंगाल में थी, मोदी जी का सभा चल रहा था, मैं उसी सभा का ऑर्गेनाइजर थी। तो उस सभा में रहे, देखे इसमें कि एसटी आयोग का आप मेंबर बने हैं। सबका फ़ोन आ रहा है, सब बोले मंच में क्यों बात कर रहे हो? बोले क्या करें, एसटी आयोग का मेंबर बना दिया है तो बधाई मिलता है, धन्यवाद तो देना ही पड़ता है। तब मुझे एक हमारे सीनियर लीडर ने पूछे, ज्वाइन कर लिया? हमारा ऑर्गेनाइजेशन संगठन मंत्री है ना BL संतोष जी, उन्होंने कहा कि आप ज्वाइनिंग किए? हम बोले भाई साहब मैं तो अभी ज्वाइनिंग नहीं की हूँ। तो बोले करो ज्वाइनिंग। बिना मन का मैं 12 मार्च को ज्वाइनिंग करने आई। लेकिन एक होता है कि किसी चीज़ को अगर आप समझते हैं कि ये छोटा सा बिंदु है और उसमें लकीर खींचने की आवश्यकता है तो इतिहास गढ़ने की ज़रूरत है। कहते हैं कोई पदचिन्ह बनाता है और कोई पदचिन्हों पर चलता है। अभी जब बता रहे थे हुसैन जी कि हम कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, कैसे विषय को वहां तक इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब हम यहाँ गहराई पर गए तो सही में अगर 1000 में से 100 आदिवासी समाज का भला हो जाएगा तो ये कमीशन का रोल पहला होता है। आज कहीं ना कहीं हम सब यहाँ खड़े हैं और उसमें हमें लगता है, मैं आपको बताऊँ, यही सर्विस मैटर पर वर्तमान में झारखंड में जब हम गए अपने स्टेट में तो हमने कहा कि हम कमीशन का हियरिंग स्टेट में ही करेंगे। पूरा कमीशन गए, हमारा पदाधिकारी और मैं गई थी, वहाँ एक POC का हम लोग ने बैठक लिया। फिर जब हमने
हियरिंग शुरू किया। कुल 18 मैटर थे, 2 दिन में हम लोग को कंप्लीट किया। 18 में से 7 समस्या वही समाधान हो गए। तो ये काम करने की आवश्यकता है। जब मुझे काम दिए हैं, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने हम लोगों को कहा कि आप अपना स्टेट को ज़्यादा टारगेट करो, फिर देश भर में घूमो। हमारे लिए हमारा जो माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने भी निवेदन किया, अपने स्टेट को 40%, 60% आपको देश को देना है। तो जिस तरह से मेरे लिए भी जो राज्य का आवंटन हुआ है, उस राज्य में काम करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अभी मीना जी ने कई आवेदन दे रहे थे, मेरे मन में लग रहा था कि सबसे ज़्यादा अगर मामला होगा तो राजस्थान का होगा। तो राजस्थान का मामला होगा तो हम दिल्ली बुलाने के बजाय राजस्थान में होंगे। जितना केसेस होंगे 2-3 दिन में निपटारा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा प्रयास होगा। तो इसके लिए भी हमारा क्या होता है, संवाद जरूरत होता है। जब तक संवाद नहीं होंगे, हम विदाउट संवाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे चकमा जी ने कहा ना कि आपको 2 गांव दे देते हैं, मैं इतना कहना चाहती हूँ, गांव देने से तो आप कितना ही कर पाओगे। जब आता है और हम गांव तक जाते हैं, तो उस गांव में पंचायत का जनप्रतिनिधि है, उनके लिए भी हम लोग एक आध बैठक करेंगे तो उनसे हमारा संवाद बढ़ता है और अंतिम व्यक्ति तक जाएगा कि आयोग भी कुछ करते हैं। क्योंकि आयोग के पास में जुडिशियरी पावर तो है, लेकिन लोग को पता नहीं है। लोग कोर्ट में चले जाते हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, पैसा भी लगा लेते हैं, चलते चलते उनकी चप्पल भी घिस जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और आयोग एक ऐसा जुडिशियरी पावर है कि विदाउट पैसे का सब कुछ न्याय मिल जाता है। तो ये ताकत जब हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दिए हैं और इस आयोग का गठन हुआ, आयोग गठन होने के बाद में आयोग को संचालन करने के लिए माननीय अटल जी ने एसटी का मंत्रालय का घोषणा किए। और जब मंत्रालय और आयोग का समन्वय होता है तो हर काम आगे बढ़ता है। यहाँ DUK यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी आए हैं तो उनके लिए भी इंटेंसिव करना पड़ता है। कोई लॉयर हो, कुछ और है, तो उनके लिए भी विधि व्यवस्था बनाने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने उस विषय को उठाने का प्रयास किए हैं। तो कई विषय जब चकमा जी ने कहे कुछ नया करके दिखाएंगे, पक्का नया करके दिखाएंगे। सोच अच्छा होना चाहिए, विजन अच्छी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी बात को सोचता है मुझे करना है, अगर उनमें हिम्मत होगी तो जरूर आगे बढ़ेंगे। हौसला बुलंद हो, गगन छूने वाली हो, आंधियाँ चले या बिजोर या गुले, हनुमान की छलांग लेके वीर बन के बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।